विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों के क्रम में अनुलग्नक 4 से अनुलग्नक 17 तक के प्रपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा कैसे भरे जाएंगे पर हमारी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रपत्र है वो है अनुलग्नक 4, जिसे प्रारूप 21 कहते हैं। तो इसे पीठासीन अधिकारी कैसे भरेंगे, आइए इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो प्रपत्र है वो है मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद। देखिए, इस अनुलग्नक 4 यानी कि प्रारूप 21 की आवश्यकता सबसे अंत में पड़ती है जब पीठासीन अधिकारी द्वारा संग्रहण केंद्र पर सभी सामग्रियां जमा की जाती है, तब इस प्रारूप पर रिसीविंग ली जाती है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि इसे 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, तो आप इसे 2 प्रतियों में तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पर आपको जिस भी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आप करवा रहे हैं वो किस संसदीय क्षेत्र में आता है, उस संसदीय क्षेत्र का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया 76 चंदौली, ये संसदीय क्षेत्र का नंबर और नाम है। विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, देखिए जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप मतदान करवा रहे हैं उसका नंबर और नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया 385 अजगरा। मतदान केंद्र का क्रमांक, जो भी मतदान केंद्र होगा उसका जो क्रमांक होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग के पश्चात सौंपे गए वोटिंग मशीनों, सीलबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा। अब देखिए, जो चीजें आपको सीधे काउंटर पे देनी है पहले उनकी डिटेल है। यहाँ पर सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है। इसमें सबसे पहला है कि सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखिए, जब आप मतदान संग्रहण केंद्र में सामान जमा करने के लिए पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम होता है, उसे जमा करना होता है। तो इसके ठीक सामने संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1BU 1CU और 1VV पैड लिख दीजिएगा, जिसे आपने सील किया है और जिसे आपको काउंटर पे जमा करना है। इसके बाद जो दूसरा है वो है अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए, एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है, अगर इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो उसकी संख्या आप यहाँ पे लिखिएगा, अदरवाइज आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है पेपर सील के लेखा वाला लिफाफा। देखिए, जो पेपर सील का लेखा वाला लिफाफा होगा उस लिफाफे की संख्या 1 होगी, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद जो अगला है वो है पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा। देखिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं, तो उसका एक लिफाफा होगा जिसकी संख्या 1 होगी। देखिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं उसके 4 भाग होते हैं, तो चारों भागों में जो घोषणाएं आपने की हुई है उसे आपको एक लिफाफे में रखना है और वो भी आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है, तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो अगला है वो है पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा। तो ये भी सीधे काउंटर पे जमा करना होता है, तो इसकी संख्या आप 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप एक आध प्रति एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, अगर इन केस आपसे 2 लिफाफे मांगेंगे तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। इसमें अगला है मतदान कर्मचारियों के टीए का प्रेषण रोल। देखिए, मतदान कर्मचारियों के टीए प्रेषण से संबंधित अगर कोई प्रपत्र होगा तो उसे भी भरकर आपको एक लिफाफे में रखना होगा और उसे भी आपको सीधे काउंटर पे जमा करना होगा, तो इसकी संख्या भी हमने 1 लिख दी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, जो सांविधिक असांविधिक लिफाफे और जो अन्य लिफाफे होते हैं उसकी भी आपको रिसीविंग लेनी होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है कॉप पैकेट 1 सांविधिक लिफाफा। तो इसमें सबसे पहला है कि निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा। देखिए, सांविधिक लिफाफे में जो सबसे पहला सीलबंद लिफाफा होता है वो यही होता है, निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा। तो आप यहाँ पर खुद से टिक कर दीजिए, या जब आप रिसीविंग लेंगे तो आरओ के सामने आपको सब कुछ गिनवाना है और उसके बाद आपको यहीं पर खुद टिक कर देना है, या वो खुद टिक कर देंगे। ये सारा टिक करने के बाद फिर इसके बाद आ जाता है असंवैधिक लिफाफा। तो इसमें भी जितनी भी हेडिंग्स हैं, जो भी लिफाफे आप जमा करने वाले हैं उसे सबको टिक कर दीजिए। वहां पर एक एक की गिनती होती जाएगी और ये टिक होता जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पैकेट होगा कि निम्नलिखित मदों से युक्त, जैसे इसमें है पीठासीन अधिकारी 2018 के लिए पुस्तिका, तो यहाँ 2018 नहीं, यहाँ 2022 होगा, इसको भी आपको टिक कर देना है। ईवीएम और वीवीपैट के नियम की पुस्तिका, इसे भी टिक कर देना है। सबको आपको टिक कर देना है जो जो चीजें आप जमा कर रहे हैं। सारे लिफाफों और सामग्रियों पे टिक करने के बाद सौंपा गया पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर प्राप्त किया गया प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर। जो भी रिसीविंग काउंटर पर होगा, चाहे आरओ हो या कोई अन्य अधिकारी हो, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे और एक पन्ना आपको दे देंगे और एक पन्ना वो अपने पास रख लेंगे, क्योंकि इसे 2 प्रतियों में बनाना होता है। तो इस तरह से अनुलग्नक 4 भरा जाता है। इसके बाद है अनुलग्नक 5 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो पीठासीन अधिकारी की घोषणा होती है वो 4 भाग में होती है। तो जो पहला भाग है वो है मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। जब मतदान प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो घोषणा करनी होती है, तो इसमें देखिए संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और नंबर लिख दीजिएगा, 76 चंदौली एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया, ऑब्लिक करके यहाँ पर 385 अजगरा। आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा और ये विधानसभा चुनाव है तो आप इसे टिक कर दीजिए। इसके बाद मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। देखिए, अमूमन जहां मतदान होता है वो प्राथमिक पाठशाला होती है, तो इस तरह से आपके मतदान केंद्र का नाम होगा। अगर कोई अन्य नाम होगा तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिया 127 प्राथमिक पाठशाला। यहाँ प्राथमिक पाठशाला का नाम होगा। कक्ष संख्या अगर होगी, कक्ष संख्या 1 2 3 4 होगी तो यहाँ पर कक्ष संख्या लिखना है, अदरवाइज जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद मतदान की तारीख आपको यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में लिख देना है, जिस भी तिथि पर आपके यहाँ मतदान हो रहा है। मैं एतद्वार घोषणा करता ऑब्लिक करती हूँ। अगर आप मेल है तो करती काट दीजिए और अगर आप फीमेल है तो करता काट दीजिए।
इसके बाद आप ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। सबसे लास्ट में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। और इसी का एक भाग और है जहां पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, मतदान अभिकर्ता होते हैं, उन्हें भी हस्ताक्षर करना होता है। तो जब हम अगले पन्ने पे चलेंगे तो देखिए मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, पोलिंग एजेंट के जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर करने होंगे। सबसे पहले वाला जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा इस जगह पे जहां पर देखिए डैश 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 है। और अभ्यर्थी मतलब वो जिसका पोलिंग एजेंट है, जिस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट है, वो यहाँ पर उस अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। दूसरे वाले पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर आप यहाँ पर करवाएंगे और वो जिस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से जितने पोलिंग एजेंट होंगे सबके हस्ताक्षर और वो किस कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट है उस अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी के आगे लिखना होगा। देखिए कुछ मतदान अभिकर्ता ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, उनकी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। उनका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। हस्ताक्षर तो वो करेंगे नहीं तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए खुद से, और यहाँ पर वो जिसके पोलिंग एजेंट है उस कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए। अब इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का भाग 2, ये कब भरना है आपको वो आप समझ लीजिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा, कि अगर ये नौबत आती है कि दूसरी वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए तब जो घोषणा करनी होती है उसका ये घोषणा पत्र है। देखिए इसे भी एग्जैक्टली वैसे ही भरना है जैसे आपने भाग 1 भरा था। सारी एंट्रियां आप भर लीजिए और उसके बाद लास्ट में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। और उसके बाद जो मतदान अभिकर्ता है, जो पोलिंग एजेंट है, वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। उनके अभ्यर्थियों का नाम लिखा जाएगा और जो लोग मना कर देंगे उनका नाम और उनके अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखने के बाद पीठासीन अधिकारी पुनः यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा जो तीसरी घोषणा होगी मतदान के अंत में, उसका प्रारूप ये है। देखिए इसमें एक बात नोट करने वाली है, जिन मतदान अभिकर्ताओं को आपने प्रारूप 17 ग जो मतपत्र लिखा होता है उसके प्रथम भाग की एक प्रति दी है, उन मतदान अभिकर्ताओं के आपको हस्ताक्षर भी करवाने होते हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे या तिथि और समय डाल देंगे। इसके बाद जिन मतदान अभिकर्ताओं ने मतपत्र लेखा का पहला भाग प्राप्त किया है उनके हस्ताक्षर और उनके अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और जिन मतदान अभिकर्ताओं ने प्रारूप 17 ग का जो प्रथम भाग है वो प्राप्त नहीं किया है तो उनका नाम और उनके अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक और समय डाला जाएगा। अब पीठासीन अधिकारी द्वारा जो चौथी घोषणा करनी है वो है वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा। देखिए मतदान के अंत में जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित होते हैं जिनके सामने वोटिंग मशीन को सील किया जाता है, उस समय की ये घोषणा है। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो एजेंट उस समय वहां पर उपस्थित होंगे उनके हस्ताक्षर, उनके अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखेंगे और जो उपस्थित नहीं होंगे उनका नाम और उनके कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और लास्ट में यहाँ पर डेट डाली जाएगी। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको प्रपत्र दिख रहा है वो है अनुलग्नक 6, जो कि थाना अधिकारी को शिकायती पत्र होता है। जब कोई चैलेंज वोट होता है तो उस केस में ये प्रपत्र भरा जाता है। अब देखिए इसी से संबंधित एक अनुलग्नक और होता है, अनुलग्नक 8, और इसी से संबंधित एक फॉर्म 14 होता है। इस केस में ये तीनों एक साथ भरे जाते हैं। तो इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। और बाकी दर्शकों के लिए हम वो वाला जो सेक्शन है वो इस वीडियो के साथ में ऐड कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर अनुलग्नक 6 दिख रहा है। जब चुनौतीकर्ता यानी कि एजेंट 2 रुपया नगद जमा करेगा तब पीठासीन अधिकारी यह प्रपत्र भरेगा। इस प्रपत्र में 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है कि आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद। इसमें सबसे पहले बुक नंबर 1 और आपको पृष्ठ संख्या 1 लिखना है। इसके बाद आपको श्री के बाद उस चुनौतीकर्ता यानी कि एजेंट का नाम लिखना है। सबसे नीचे आपको तारीख डालनी है जिस भी तारीख पर यह मतदान हो रहा है। उसके बाद मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी, जहां पर पीठासीन अधिकारी लिखा है उसके ऊपर पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे। संसदीय / विधानसभा, तो ये विधानसभा चुनाव है, आप संसदीय को काट दीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है आप ये डाल दीजिएगा। मैं आपको मतदाता सूची का एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किस तरह से लिखी होती है। तो आपका जो भी पोलिंग बूथ है वहां पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें लिखा है कि सरकार द्वारा जब्त, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी लिखा है। जहां पर पीठासीन अधिकारी लिखा है उसके ऊपर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद दिनांक वाले सेक्शन में दिनांक डाल दी जाएगी और उसके बाद नीचे देखिए अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो भी एजेंट होगा, जो चुनौतीकर्ता होगा, वो अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर चुनौतीकर्ता गलत पाया जाता है, यानी कि उसने जो दावा किया है कि मतदाता गलत है, तो अगर चुनौतीकर्ता गलत होता है, जो मतदाता होता है वो सही होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर जब्त लिखना होगा। यानी कि इस जगह पे जहां पर एजेंट अपने सिग्नेचर करेगा उसके नीचे आप जब्त लिख दीजिएगा। लेकिन अगर चुनौतीकर्ता यानी कि एजेंट का दावा सही है कि जो मतदाता है वो फर्जी है, तो उस केस में आपको जब्त नहीं लिखना है, केवल उसके सिग्नेचर करवा दीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है, यही रसीद चुनौतीकर्ता को दी जाती है जब वो 2 रुपये नगद जमा करता है। तो इसमें भी आप बुक नंबर 1 पृष्ठ संख्या 1 डाल दीजिएगा। यहाँ पर संसदीय को काट दीजिएगा
और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आगे आप उस विधानसभा का नंबर और नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या, जो भी मतदान केंद्र की संख्या है, जैसे 10 प्राथमिक पाठशाला, जो भी नाम होगा आप यहां पर डाल दीजिएगा। उसके बाद श्री के बाद आपको चुनौतीकर्ता यानी कि एजेंट का नाम लिखना है। सबसे नीचे आपको मतदान केंद्र का नाम लिखना है और उसकी संख्या लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर तारीख नोट करनी है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे और ये वाला पार्ट फाड़ कर आप एजेंट को दे दीजिएगा। 2 रुपया जमा करने के बाद प्रपत्र 14 भरा जाएगा, जिसे चुनौती मतों की सूची कहा जाता है। तो देखिए ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में भी प्रपत्र मिलेगा, तो उसमें आप विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या लिख दीजिएगा और जो मतदान केंद्र की संख्या है उसे लिख दीजिएगा। अब आइए इसे समझ लेते हैं कि आपको इससे कैसे भरना है। सबसे पहला वाला कॉलम है क्रम संख्या। तो जैसे मान लीजिए कि एक मतदाता आया और जिस पर एजेंट ने चुनौती की है कि ये मतदाता गलत है, तो आपको दूसरे नंबर वाले कॉलम में मतदाता का नाम लिखना है। तीसरे वाले कॉलम में मतदान केंद्र का नंबर, यानी कि जो मतदान केंद्र का नंबर होगा, जैसे 10 प्राथमिक पाठशाला है तो उसका जो 10 होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद चौथे नंबर कॉलम में मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक, कि वह मतदाता जिसके नाम से वोट देने आया है, मतदाता सूची में उसका क्रमांक क्या है, वो क्रमांक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, तो यहाँ पर आपको मतदाता के हस्ताक्षर करवाने हैं और अंगूठे का निशान लगवाना है। हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर मतदाता यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने से मना करता है तो आप उसे वोट नहीं देने देंगे। उसके बाद 6ठे नंबर कॉलम में जिस व्यक्ति पर दावा किया गया है उसका पता होगा, यहाँ पर गलती से हमने नाम लिख दिया है, यहाँ पर उसका पता लिखा जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर कॉलम में जिसने पहचान की है उसका नाम, यानी कि उस मतदाता की पहचान जिसने भी की होगी, वहां पर BLO हो सकता है या ग्राम प्रधान हो सकता है या कोई नागरिक हो सकता है, उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद 8वें नंबर कॉलम में चुनौतीकर्ता यानी कि एजेंट का नाम लिखना है आपने, जिसने चुनौती की है। उसके बाद 9वें नंबर कॉलम में आपको क्या भरना है, इसे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मतदाता सही पाया जाता है तो उस केस में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर लिखेंगे कि मतदाता को मतदान की अनुमति दी गई, और अगर मतदाता गलत पाया जाता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसके बाद जो 10 नंबर कॉलम है उसमें क्या होगा कि जो चुनौती करता है यानी कि जो पोलिंग एजेंट है उसके हस्ताक्षर होंगे, और अगर चुनौती करता है यानी कि एजेंट गलत पाया जाता है तो यहाँ पर 2 रुपए जब्त भी लिखा जाएगा। देखिए अगर जब्त नहीं किया जाएगा तो केवल पोलिंग एजेंट के यहाँ पर सिग्नेचर करवाएंगे, और अगर चुनौती करता गलत है, उसका दावा गलत है, तो आप यहाँ पर 2 रुपए जब्त भी लिख दीजिएगा। अब आइए सबसे अंत में समझ लेते हैं कि अनुलग्नक 6 कब भरा जाएगा और इसे कैसे भरेंगे। देखिए जब मतदाता गलत पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है, तो उस समय जब पुलिसकर्मी के माध्यम से उसे थाने के सुपुर्द किया जाता है तब यह प्रपत्र भरा जाता है। इसमें सबसे पहले सेवा में थानाधिकारी, उसके बाद आप थाने का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप जनपद का नाम लिखेंगे, विषय यहाँ पर विधानसभा का नाम और उसका जो क्रमांक है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र की संख्या, यहाँ पर आप मतदान केंद्र की संख्या वो नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद मतदान की जो तारीख है वो आप डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पर लिखा है कि महोदय मुझे यह सूचित करना है कि श्री, और यहाँ पर आपको चुनौतीकर्ता का नाम लिखना है यानी कि पोलिंग एजेंट का नाम लिखना है, पुत्र श्री, उसके बाद उसके पिता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसके ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद जो अगला है यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिसे सुरक्षा, यहाँ पर उसके बाद सुरक्षा कर्मी का नाम लिखना है के सुपुर्द किया जा रहा है, यानी कि जिस पुलिसकर्मी के माध्यम से आप उसको थाने तक पहुँचाएंगे उस सुरक्षा कर्मी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इस व्यक्ति ने श्री, यहाँ पर मतदाता का नाम यानी कि जिस नाम से वो वोट देने आया था उस मतदाता का नाम लिखेंगे, का दावा किया, जिसका नाम, यहाँ पर विधानसभा का नाम और क्षेत्र संख्या आप लिखेंगे। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, जो भी भाग संख्या होगा आप मतदाता सूची के ऊपर देख लीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। में क्रम संख्या, जिस क्रमांक में उसका नाम होगा यानी कि उस वोटर का नाम मतदाता सूची में जिस क्रमांक में होगा वो आप क्रमांक यहाँ पर डाल दीजिएगा। और सबसे अंत में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। बाएं साइड यहाँ पर मतदान की जो तारीख होगी वो डाली जाएगी। तो अब जो अगला प्रारूप है वो है अनुलग्नक 7 निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा प्रारूप। देखिए जब भी कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है और अगर पीठासीन अधिकारी को लगता है इस मतदाता की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है, तो उस केस में मतदाता से एक घोषणा पत्र भरवाना होता है जिसका ये फॉर्मेट है। तो इसमें आपको नीचे की तरफ आना है, इसमें निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान आपको यहाँ पर लगवा लेना है, उसके माता या पिता का नाम आपको लिखना है, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जो बूथ संख्या है वो आपको लिखनी है, निर्वाचक की क्रम संख्या, मतदाता सूची में जो उसकी क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे तारीख डालना होगा, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम और उसकी संख्या डालना होगा और यहाँ पर तारीख डालनी होगी। अनुलग्नक 8 के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो पीछे हमने वीडियो ऐड किया था उसी में इसके बारे में बताया गया था। अब जो अगला प्रारूप है वो है अनुलग्नक 9 निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची। देखिए कम आयु से संबंधित जो घोषणा भरवानी होती है वो तो हमने आपको पीछे बताया। अब अगर ऐसे 2-4 और ऐसे मतदाता आ जाते हैं तो उनकी एक सूची भी बनानी होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको जिस विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव करवा रहे हैं उसका नंबर और नाम लिखना होगा।
यहाँ पर आपको विधानसभा लिखना होगा, यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम लिखना होगा और यहाँ पर आपको उनकी सूची मेंटेन करनी है। सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, फिर है निर्वाचक का नाम। पहले निर्वाचक का नाम लिख दीजिएगा, अगर दूसरा भी होगा तो दूसरे का नाम भी लिख दीजिएगा। निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या, यहाँ पर उसके जो बूथ नंबर है वो आप लिख दीजिएगा। निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु और निर्वाचक नामावली में जो उसकी आयु होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु, और पीठासीन अधिकारी को जो आयु उसकी लगती है, क्योंकि ये उस केस में भरा जाता है जब पीठासीन अधिकारी को ये लगता है कि इस मतदाता की आयु कम है, जबकि मतदाता सूची में उसकी जो आयु होती है वो 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है। तो उस कंडीशन में ये लिस्टिंग करनी है आपको। अगर और भी मतदाता होंगे तो उनकी लिस्टिंग आप नीचे करेंगे। इसी के बाद इसका जो भाग 2 है कि ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष से कम लग रही थी और उनसे घोषणा पत्र भरने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा, तो उनकी लिस्टिंग आपको भाग 2 में करनी है। यहां पर आपको उनकी लिस्टिंग करनी एग्जैक्टली वही भरना है जैसे आपने अभी पिछला भाग 1 भरा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहां पर हस्ताक्षर करेंगे और यहां पर डेट डाल दी जाएगी। इसके बाद अगला प्रपत्र है अनुलग्नक 10 नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा, कि कोई नेत्रहीन या अशक्त व्यक्ति है, उसके साथ में अगर कोई सहयोगी आता है, कोई साथी आता है, तो साथी की ये घोषणा होती है। इसमें सबसे पहले आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर लिख लेंगे। यहाँ पर वो जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है उस लोकसभा क्षेत्र का नाम और नंबर आपको लिखना होगा। फिर इसमें आगे आपको मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम लिखना होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा मैं। यहाँ पर साथी का नाम आएगा जो उस नेत्रहीन और अशक्त व्यक्ति के साथ में वोट डलवाने आया है, उसके साथी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अजय लिख दिया। पुत्र श्री, यहाँ पर अजय के पिता का नाम होगा, जो साथी है उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर महिपाल सिंह लिख दिया। उस साथी की जो आयु है 27 वर्ष हमने यहाँ पे लिख दी। उसका जो पता है वो पता आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ तारीख डालनी है। उसके बाद इसमें जो उसका ख भाग है मैं, और यहाँ पर आपको उस मतदाता का नाम लिखना है जिसका साथी ये आया है, यानी कि जो असली मतदाता है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर साथी के हस्ताक्षर होंगे। अब जो स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट दिख रहा है वो है अनुलग्नक 11, यानी कि प्रारूप 17 ग यानी कि 17C मतपत्र लेखा। जो अगला प्रारूप है वो है अनुलग्नक 12 पीठासीन अधिकारी की डायरी। जो अगला प्रारूप है वो है अनुलग्नक 13 पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रपत्र, जो 16 बिंदुओं पर होता है। अगला है अनुलग्नक 14 छद्म मतदान यानी कि मॉक पोल का प्रमाण पत्र। इन फॉर्मेट पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो जो साथी इन वीडियोस को देख चुके हैं वो अब वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे, और जो साथी नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम इनका वीडियो इस वीडियो के साथ में ऐड कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है अनुलग्नक 11 जिसे प्रारूप 17 ग या प्रारूप 17C भी कहते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा यानी कि मतपत्र लेखा। तो आइए समझ लेते हैं कि इस प्रारूप को आप कैसे भरेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्र। देखिए ये विधानसभा चुनाव है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र और संख्या के लिए आप चुनाव करवा रहे हैं उसका नाम और नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 385 अजगरा। इसके बाद देखिए न तो ये लोकसभा चुनाव है इसलिए आप इसको काट देंगे, राज्य को भी काट देना है, और यहाँ पर लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा, यानी कि आप विधानसभा के लिए चुनाव करवा रहे हैं तो इसे आप टिक कर दीजिए। और इसके ठीक पहले आपको लिखना है उत्तर प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। और कैसा निर्वाचन है ये? सामान्य निर्वाचन। तो आपको यहाँ पर सामान्य निर्वाचन लिख देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ पर लिखना है। तो जो भी सामग्रियां आपको मिलेंगी, जो भी अभिलेख मिलेंगे, उसमें आपके मतदान केंद्र का नंबर और नाम लिखा होगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 127 प्राथमिक पाठशाला मवैया कक्ष संख्या 2। इसके बाद आपको आगे चलना है। यहाँ पर लिखा है कि मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, यानी कि जो ईवीएम मिलेगा उसमें जो अलग अलग पार्ट है उसका नंबर आपको लिखना है। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, तो यहाँ पर आपको सीयू का नंबर लिखना है। हमने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के तौर पर CU 35689। आप जब कंट्रोल यूनिट को देखेंगे तो उसके ऊपर ये नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद है बैटिंग यूनिट यानी कि BU, तो उदाहरण के तौर पे हमने बैटिंग यूनिट का नंबर लिखा है BU 76085। इसी तरह से वीवीपैट के पीछे उसका नंबर लिखा होता है, तो उसका नंबर आप देख के लिख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया VVP 10761। अब देखिए यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3। अब आप एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझिएगा और सारी एंट्रीज को भरिएगा। इसमें जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो है मतदान केंद्र को नियत यानी कि असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी यानी कि निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति मिलेगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि टोटल वोटर कितने हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया 913, यानी कि जो वोटर लिस्ट मुझे मिली है उसमें जो मतदाता है वो 913 है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या है, यानी कि जो मतदाता रजिस्टर 17 क भरा जाएगा उसमें कितने मतदाताओं की एंट्री की है आपने, उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। मान लीजिए कि मतदाता रजिस्टर 17 क में कुल 715 मतदाताओं की एंट्री की गई है, तो यहाँ पर हम 715 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि अगर आपने मतदाता रजिस्टर में 715 मतदाताओं की एंट्री की है तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि 715 मतदाताओं ने वोट दिया है।
अब वो कैसे, जो अगले 2 पॉइंट आने वाले हैं उसको आप ढंग से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मतदाता रजिस्टर में 715 लोगों की एंट्री हुई है तो उतने लोगों ने वोट किया है, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसे आपको समझना आवश्यक है। अगर वो कंडीशन अराइज होंगी, यानी कि वो कंडीशन अप्लाई होंगी, तो जरूरी नहीं है कि मतदाता रजिस्टर में अगर 715 लोगों की सूचनाएं भरी गई हैं तो 715 लोगों ने मतदान किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है नियम 49(9). इसको नियम नंबर 49(O) भी कहा जाता है के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर पर अपनी एंट्री और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लेता है और उसके बाद कहे कि मुझे वोट नहीं देना है, माना कोई मतदाता आया, वो प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी से होता हुआ उसने सारी एंट्रियां करवा ली, उसने मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगवा लिए, अपने हाथ की उंगली में अमिट स्याही लगवा ली और उसके बाद वो मना कर देता है कि मुझे वोट नहीं देना है, तो अगर ऐसे मतदाता है तो उनकी संख्या आपको इसके आगे लिखनी होगी। मान लीजिए जहां पर मैं मतदान करवा रहा हूं वहां पर ऐसे 2 मतदाता हैं, तो हमने उनकी संख्या यहाँ पे लिख दी 02। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो देखिए आप, नियम 49(ड), यानी कि इसको इंग्लिश में 49M रूल भी कहते हैं, के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, समझाने पर नहीं समझता है और उसने मतदाता रजिस्टर वगैरह सब जगह अपनी एंट्री करवा ली है, तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोकता है। यानी कि ऐसा मतदाता जो मतदान में विघ्न उत्पन्न करता है, तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोक भी सकता है। तो मान लीजिए कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1 है। देखिए हम आपको हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी संख्या दिखाकर आपको स्पष्ट कराना चाहेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट से, तीसरे और चौथे पॉइंट से स्पष्ट हो गया होगा कि अगर मतदाता रजिस्टर 17 में 715 लोगों ने एंट्री करवाई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 715 लोगों ने मतदान भी किया है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि 2 मतदाताओं ने एंट्री कराने के बाद मना कर दिया और एक मतदाता का मतदाता रजिस्टर 17 में एंट्री हुआ था, लेकिन उसने मतदान प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न किया, तो उसे मतदान करने से मना कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 1 3, यानी कि 3 लोगों ने मतदाता रजिस्टर में अपना एंट्री करवाया, लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मतदाता रजिस्टर में जितनी भी एंट्री हुई है उसका यह मतलब नहीं है कि उतने लोगों ने मतदान किया है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है कि अगर ये संख्या भी 0 रही होती और ये संख्या भी 0 रही होती, तब इसका मतलब ये होता कि 715 लोगों ने मतदान किया है। अब आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट को आप ढंग से समझिएगा कि नियम 49(ड)क(घ), देखिए इंग्लिश में इसे रूल नंबर 49MAD कहते हैं, के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मतदाता वोट देने के बाद आकर कहता है मैंने जब वोट दिया तो मैंने वोट X को दिया था, लेकिन वीवीपैट में पर्ची Y की दिखाई दी, यानी कि उसने वोट किसी और को दिया और वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई देती है वो किसी और की दिखाई दी। उसके बाद अगर वह परीक्षण मत डालने को कहता है तो पहले पीठासीन अधिकारी उसे समझाएगा कि ऐसा नहीं है, पर अगर वह परीक्षण मत के लिए अड़ जाता है तो पीठासीन अधिकारी गलत पाए जाने पर उसे दंड और जुर्माने के बारे में बताएगा, फिर परीक्षण मतों के प्रपत्र को भरेगा। देखिए परीक्षण मत का प्रपत्र होता है, फिर वो उसको भरेगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी, कोई पोलिंग एजेंट और वो जो मतदाता है, वो तीनों लोग वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और वहां जाके वोट देंगे। अगर वो गलत पाया जाता है तो फिर आगे दंड का प्राविधान है। मान लीजिए कि ऐसा कोई मतदाता जिसने परीक्षण मत की जिद की, ऐसे मतदाता की संख्या 1 है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगली लाइन में आपको ऐसे मतदाता की संख्या लिखनी है 1 और उसके बाद प्रपत्र 17 में मतदाता की क्रम संख्या। देखिए मतदाता ने पहले वोट किया था, मान लीजिए कि उसने 114 नंबर पर वोट किया था, मतदाता रजिस्टर में जो उसका क्रमांक था, जिस नंबर पर उसकी एंट्री हुई थी वो 114 थी, लेकिन वो जब कहता है कि वीवीपैट में पर्ची गलत दिखाई दी, तब वो अगले नंबर पे यानी कि 115 नंबर पर उसकी मतदाता रजिस्टर में 17 जो रजिस्टर फिर से उसकी एंट्री होगी और उसके बाद वो परीक्षण मत देने जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो जो नया वाला क्रमांक है, जब वो दोबारा मतदान करने के लिए जा रहा है, वो वाला नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसी पॉइंट में जो अगला पॉइंट है ख, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिसके लिए परीक्षण मत डाला गया, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे 1, फिर अभ्यर्थी का नाम, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा जिसके लिए वोट दिया जा रहा है, उस कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर XYZ लिख दिया और मतों की संख्या, यानी कि कितने परीक्षण मत डाले गए उनकी संख्या यहाँ पर 0 1 आप डाल देंगे। अगर 2 डाले गए होंगे तो 2 डालेंगे, अगर 3 डाले गए होंगे तो 3, अन्यथा अगर 1 डाला गया तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसे भी आप अच्छे ढंग से देखिए। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। देखिए जब चुनाव समाप्त हो जाता है तब आपको कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाना होता है। तो जब कंट्रोल यूनिट पे आप क्लोज बटन दबाएंगे तो उस समय कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले है उस पर आप देख लीजिए कि टोटल मतों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि जब चुनाव समाप्त हुआ और हमने कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया,
उस समय उसके डिस्प्ले पे 712 वोट प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी कि 712 वोट पड़े हैं। अब देखिए ये जो संख्या 712 है, ये यह प्रदर्शित करता है कि जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, यानी कि जो टोटल मत पड़े हैं वो 712 है। उसी में एक वोट ऐसा है जो कि इसके ठीक एक पहले था, यानी कि वो परीक्षण मत था, यानी कि इस हिसाब से जो टोटल एक्चुअल वोट पड़े हैं वो 711 है। अब आप यहां पर एक समझिए, जो अगला पॉइंट है 7वां, वो क्या कहता है, ये जो 712 है वो एग्जैक्टली किस कैलकुलेशन से मैच होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए 7वें पॉइंट में एक कैलकुलेशन बताई गई है कि 2 - 3 - 4, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एग्जैक्टली ये वाला नंबर आना चाहिए। तो चलिए हम दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखिए यहाँ दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा था कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि जो मतदाता रजिस्टर 17 क है उसमें कुल कितने मतदाताओं की प्रविष्टि की गई थी, तो वो 715 थे। और तब मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि इतने ही मतदाताओं ने वोट दिया हो। तो हमने देख लिया कि दूसरे पॉइंट पे हमने टोटल संख्या कितनी लिखी है, 715। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे भी देख लीजिए कि ऐसे मतदाता जिन्होंने सारी एंट्री करवाने के बाद, यानी कि मतदाता रजिस्टर 17 क में पूरी प्रविष्टि कराने के बाद वोट देने से मना कर दिया, ऐसे मतदाता 2 हैं। और जिन्होंने मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री कराने के बाद चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया था, ऐसे मतदाता 1 हैं। तो दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों के पॉइंट हमें पता चल गए। अब इनकी कैलकुलेशन देखिए। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पहले 2 में कितने नंबर थे, 715, उसमें से घटाना है तीसरे नंबर पॉइंट में जितने भी मत हो वो 2 मत है। उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में जितने मत है वो कितने, 1 है। तो जब आप 715 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 713, और 713 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 712। ये जो 712 संख्या है वो एग्जैक्टली 6 नंबर पॉइंट पे जितनी संख्या है उससे मैच होनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन 2 - 3 - 4 6 पॉइंट से मैच हो जाती है तो आपको यहां पे लिखना है कि हाँ मेल करती है। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49 यानी कि रूल नंबर 49P के अधीन जारी किए गए, कि अगर निवेदित मतपत्र, अब निवेदित मतपत्र का मतलब क्या है, टेंडर वोट। ये माना कोई ऐसा मतदाता आया जो वोट देना चाहता है लेकिन उसके नाम पर पहले ही वोट पड़ चुका है, तो ऐसे मतदाताओं को टेंडर वोट के माध्यम से वोट करवाया जाता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई मतदाता आपके यहाँ नहीं है तो आपको यहाँ पर निरंक लिखना है, या आप यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं, या आप 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो निवेदित मतपत्र होते हैं वो बैलेट पेपर होते हैं, वो कुछ मतपत्र होते हैं जो आपको बाकी सामग्रियों के साथ में मिलती हैं। अब उसका अभिलेखीकरण आपको यहाँ पे करना है कि निवेदित मतपत्रों की संख्या। तो सबसे पहले है इसमें कि प्रयोग के लिए प्राप्त, कि आपको यूज करने के लिए कितने मतपत्र मिले थे। मान लीजिए कि आपको कुल 20 मतपत्र मिले थे, तो आपको उनकी क्रम संख्या कहां से कहां तक है वो लिखना होगा। मान लीजिए कि उन मतपत्रों की जो क्रम संख्या है वो 006 से 0025 तक। अब आप 6 से 25 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल 20 मतपत्र हैं। अब इसमें ख वाला पॉइंट है कि निर्वाचकों को जारी किए गए। मान लीजिए कि एक टेंडर वोट पड़ा है तो उसकी संख्या हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए जो निवेदित मतपत्र के माध्यम से जो टेंडर वोट पड़वाए जाते हैं, जो भी मतपत्र मिले होते हैं उसमें जो अंतिम मतपत्र होता है उसे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो अंतिम मतपत्र की संख्या थी वो थी 025, तो 025 वाला मतपत्र हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है अप्रयुक्त और वापस किए गए। देखिए एक टेंडर वोट पड़ा है, यानी कि जो 19 मतपत्र होंगे वो बच जाएंगे। अब जो बचे हैं वो कहां से कहां तक बचे हैं, 006 से 0024, 0024 नहीं होगा, 024 तक जो मतपत्र होंगे वो बच जाएंगे। अब इसमें जो 10वां पॉइंट है वो है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक, यानी कि जो ग्रीन पेपर सील आपको मिली है उसकी डिटेल आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे हो कि मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं। तो देखिए जो आपको ग्रीन पेपर सील मिली है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है कि प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या, की कुल कितनी ग्रीन पेपर सील आपको मिली। मान लीजिए कि 4 मिली तो कुल संख्या 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब उनका क्रम संख्या कहां से कहां तक मिला है वो आपको लिखना होगा। तो मान लीजिए कि जो ग्रीन पेपर सील पहली वाली मिली है वो मिली है आपको, उसका जो नंबर है वो है 36AA223564। तो देखिए 64 से लेके 67 तक, यहां से लेके यहां तक टोटल आपको 4 ग्रीन पेपर सील मिली है, तो 4 आप यहां पर लिख दीजिए। उसमें से जो प्रयुक्त की गई पेपर सील है उनकी संख्या पहले आप लिख दीजिए। मान लीजिए कि एक यूज हुई है, तो एक यूज हुई यानी कि जो सबसे पहले वाली थी 64 नंबर वाली थी वो आपने यूज कर ली, तो उसका नंबर आप यहाँ पर प्रयुक्त वाले में लिख दीजिए कि 36AA223564। अब आपने एक ही यूज की है तो से वही नंबर एग्जैक्टली आप वही लिख दीजिए 36AA223564। अब इसके बाद जो बची है उसकी डिटेल आपको आगे लिखनी होगी कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। तो देखिए 3 बच गए तो 3 आपने वापस कर दे। उनका क्रमांक क्या होगा, देखिए 64 वाला यूज हो गया था तो 65 से 67 तक आपकी बच जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 36AA223565 से लेके 67 तक, ये 3 आपकी बच गई। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो। तो देखिए अगर कोई ग्रीन पेपर सील फट गई होगी तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर फट गई होगी तो उसकी संख्या, उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर निरंक, निरंक और निरंक लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो हेडिंग थी पिछले पन्ने पे हमने आपको दिखाई थी कि मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। तो जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं
ये वाला जो पॉइंट आप जब सब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद उनके हस्ताक्षर करवा लीजिए, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का। इसके बाद यहाँ पर मतदान की तिथि, मतदान का स्थान और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और सबसे लास्ट में मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो इस तरह से जो मतपत्र लेखा है इसके टोटल 10 पॉइंट जो होंगे वो मतदान केंद्र पर आप मतदान की समाप्ति पर भरेंगे। इसके बाद मतपत्र लेखा का जो द्वितीय भाग है वो स्टार्ट हो जाता है, वो है मतगणना का परिणाम। तो ये तब भरा जाता है जब मतगणना होती है। ये पन्ने मतपत्र लेखा के साथ में लगे होते हैं, लेकिन इसको आपको भरना नहीं होता, ये मतगणना के समय भरे जाते हैं। आपको स्क्रीन पर अनुलग्नक 12 जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी कहा जाता है दिख रही होगी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको भरना है वो ये है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम। आप विधानसभा चुनाव करवा रहे हैं तो जिस बूथ पर आप चुनाव करा रहे हैं वो किस निर्वाचन क्षेत्र में आता है, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र आपको यहाँ पर सामने लिखना है। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 385 अजगरा। उसके बाद जो मतदान की तारीख होगी वो आपको इसके ठीक सामने लिखना होगा। उसके बाद जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो है मतदान केंद्र का संख्या और नाम। जिस बूथ पर आप चुनाव करवा रहे हैं उसका जो मतदान केंद्र है उसकी जो संख्या है वो ठीक उसके सामने आपको लिखनी होगी। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है कि मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अमूमन जो पहला वाला ऑप्शन है कि शासकीय व अर्ध शासकीय भवन, यहीं पर बूथ बनाए जाते हैं, तो आपको इसे टिक करना होगा और बाकी दोनों को काटना होगा। इसमें चौथा पॉइंट है कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। देखिए स्थानीय तौर पर हमने कहीं नहीं देखा है कि किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति होती हो। जितने भी मतदान अधिकारी पोलिंग पार्टी में होते हैं निर्वाचन आयोग से उनकी नियुक्ति होती है, तो इसे आप काट देंगे और अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। इसमें पांचवा है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण, कि अगर देखिए आपकी पोलिंग पार्टी में कोई मतदान अधिकारी नहीं है तो उसके जगह पर अगर किसी की नियुक्ति हुई हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है और अगर नहीं है तो आप इसे काट दीजिए। इसमें छठवां पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की डिटेल आपको इसमें भरनी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। देखिए जो कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई गई है उसकी संख्या लिखनी है। उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 1 होगी, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। जो कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई गई है उसकी जो क्रम संख्या है ठीक उसके सामने लिखना होगा। हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिख दिया CU 076581। इसके बाद है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। मतदान यूनिट का मतलब होता है बैलेटिंग यूनिट यानी कि BU, तो उसकी भी संख्या 1 आप यहाँ पर लिख देंगे और उसकी जो क्रम संख्या होगी ठीक उसके सामने लिखना होगा। हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिख दिया BU 731523। इसके बाद इसमें जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, कि जितनी ग्रीन पेपर सील आपने यूज की है उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो हमने 1 प्रयोग किया तो उसकी संख्या 1 लिख दिया। फिर लिखा कि उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, जो ग्रीन पेपर सील आपने यूज में लिया है उसका जो क्रम संख्या होगा वो उसके ठीक सामने लिखना होगा। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख दिया C345215। इसके बाद इसमें जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। देखिए जो स्पेशल टैग होता है जहां पर क्लोज बटन होता है वहां पर जो टैग लगाया जाता है उसे स्पेशल टैग कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसकी जो संख्या हमें 3 मिली है यानी कि 3 स्पेशल टैग मिले हैं। उसके बाद लिखा है कि प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, कहां से कहां तक मिला है वो आप लिख दीजिए। हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि 312523 से 312525। तो जब आप 23 से 25 तक गिनेंगे तो ये टोटल 3 स्पेशल टैग होंगे। तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल लिख दीजिए। देखिए जो आपने अभी स्पेशल टैग की संख्या 3 लिखी थी उससे संबंधित अगला प्रश्न है कि उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो उन तीनों में से हमने एक यूज कर लिया तो उसकी संख्या 1 हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद है कि उपयोग में लाए गए विशेष टैग का क्रम संख्या, तो जो पहला वाला है उसका क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 312523। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो एक तो हमने यूज कर ली थी, जो बाकी जो 2 बची हैं वो हम वापस करेंगे, तो उनका क्रम संख्या आप लिख दीजिए 312524 से 312525, यानी कि ये 2 हो गए 2425। इसकी संख्या आपने 2 यहाँ पे लिख दी। अब जो 7 ख पॉइंट है उसमें पहला प्रश्न है कि प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। तो मान लीजिए कि हमें 2 स्ट्रिप सील मिली थी तो उसकी संख्या हमने 2 लिख दी। अब उनका जो क्रमांक है, क्रम संख्या है वो लिख दीजिए आप। तो देखिए मान लीजिए कि पहले वाली स्ट्रिप सील जो थी उसका जो क्रमांक है वो है 623210 और जो दूसरा वाला है वो है 623211। तो ये 2 स्ट्रिप सील हमें मिली है। फिर इसमें लिखा है कि उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, तो इसमें से हम एक यूज कर लेते हैं तो उसकी संख्या 1 हमने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद उसकी क्रम संख्या लिखना है। तो जो पहला वाला है जो हमने यूज किया है 623210 वो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद अप्रयुक्त रूप से वापस की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक। तो देखिए एक तो हमने यूज कर लिया, जो दूसरा वाला बचा हुआ है 623211 वो यहाँ पे लिख देंगे, ये बच गया। इसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट है 7 ग, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो देखिए अब हर बूथ पे वीवीपैट जाएगा, तो यहाँ पर आपको वीवीपैट की डिटेल भरनी है। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या। प्रिंटर का मतलब यहाँ वीवीपैट है तो उसकी संख्या 1 हमने यहाँ पे लिख दी और प्रिंटर का जो क्रमांक है यानी कि वीवीपैट का जो नंबर है वो उसके ठीक सामने लिख देंगे। आप वीवीपैट के पीछे देख लीजिएगा, जो भी लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया VV76211520। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, यानी कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने एजेंट उस बूथ पर
नियुक्त किए थे, बनवाए थे। तो मान लीजिए कि ऐसे कैंडिडेट 4 हैं। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है कि मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, कि जब मतदान शुरू हुआ तो उस समय कितने पोलिंग एजेंट थे, उसकी संख्या आपको इसके सामने लिखना है। मान लीजिए कि उस समय 3 एजेंट उपस्थित थे, तो हमने यहाँ पर संख्या 3 लिख दी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो टोटल 4 थे, 4 में से 3 प्रारंभ में उपस्थित थे, तो 1 बचा, वो विलंब में आया, तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब हमने मतदान समाप्त किया तो उस समय मतदान अभिकर्ता केवल 2 ही उपस्थित थे 4 में से, तो वो संख्या 2 हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए इसमें जो 10वां पॉइंट है इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपने पीठासीन अधिकारी की डायरी बहुत अच्छे ढंग से समझ ली, और समझने के बाद आप बहुत अच्छे ढंग से इसको भर लेंगे। देखिए इस 10वें के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि कुल मतदाता जो आपके वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग है, जो वोटर लिस्ट आपको मिलेगी उसमें जो टोटल मतदाता होंगे उसकी संख्या आपको लिखनी है। तो मान लिया कि जो वोटर लिस्ट मुझे मिली थी उसमें जो कुल मतदाता थे वो 913 थे, तो ये 913 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कि जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है, जब भी कोई वोटर पर्ची लेके आता है प्रथम मतदान अधिकारी के पास में, जब प्रथम मतदान अधिकारी उसके पर्ची में से उसका क्रमांक वगैरह देखकर, अगर पुरुष है तो पुरुष को क्रॉस करता है, और अगर महिला है तो क्रॉस के साथ में उसके क्रमांक को गोल करता है, तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे कुल कितने मतदाताओं को रेखांकित किया गया वो संख्या आपको लिखनी है। तो मान लिया कि जिस बूथ पर मैं चुनाव करवा रहा हूं वहां पर टोटल ऐसे 714 मतदाता थे जिन्हें रेखांकित किया गया निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति पर। अब यहां पर एक बात को आप समझ लीजिए कि 714 मतदाताओं को रेखांकित करने का 2 मतलब हुआ, या तो 714 मतदाताओं ने वोट दिया, और या तो 714 मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। वो कब नहीं दिया उसकी कंडीशन आप समझ लीजिए कि 714 मतदाता तो आए, उनके नाम को रेखांकित भी कर दिया गया, उनके हाथ की उंगलियों में निशान भी लगा दिया गया, मतदाता रजिस्टर में उनका अंकन भी कर दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ मतदाता ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो वोट देने से मना कर दें। तो ये जरूरी नहीं है कि 714 मतदाता अगर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रॉस किए गए तो उन सब ने वोट दिया है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आगे के प्रश्नों में क्लियर होगा। अब इसमें अगला प्रश्न के देखिए, मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या। अब देखिए जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी से होता हुआ जब द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में आता है तो उसके पास प्रारूप 17 का यानी कि मतदाता रजिस्टर होता है। तो देखिए जब 714 रेखांकित हुए तो पूरे 714 किसके पास आएंगे, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में। तो द्वितीय मतदान अधिकारी भी क्या करेगा, जो टोटल 714 मतदाता है उनका अंकन करेगा मतदाता रजिस्टर में। लेकिन आप यहां पर संख्या देख रहे हैं 715, इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा वोटर था जिसकी संख्या 2 बार लिखी गई। अब ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है कि देखिए कोई मतदाता गया, उसने वोट दिया, और वोट देने के बाद आके कहता है कि मैंने जिसको वोट दिया था वीवीपैट में उसकी पर्ची न दिख के किसी और की पर्ची दिख रही है, मुझे परीक्षण मत देना है। तो हमने यहाँ पर एक परीक्षण मत का भी केस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाएं। तो मान लीजिए कि कोई मतदाता परीक्षण मत देता है, तो परीक्षण मत देने वाले मतदाता का पुनः मतदाता रजिस्टर 17 क में अंकन होता है, दोबारा उसका अंकन होता है। एक बार तो हो चुका है, अब दोबारा जब अंकन होगा तो एक संख्या बढ़ जाएगी ना। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में हमने चिन्हित कितनों को किया, 714 को, लेकिन जो मतदाता रजिस्टर है उसमें कुल टोटल कितने वोटर आ गए, 715 वोटर आ गए। अब इसमें अगला प्रश्न है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, कि जब मतदान क्लोज होता है तो कंट्रोल यूनिट का जब क्लोज बटन दबाते हैं तो उसके डिस्प्ले पे जितना वोट दिखता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा कंट्रोल यूनिट था उस पर जो डिस्प्ले हो रहा था उस टोटल 712 वोट वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये समझिए कि देखिए वोटर लिस्ट में चिन्हित किए गए 714, मतदाता रजिस्टर में 715 हुआ। हमने आपको बता दिया 14 से 15 कैसे हुआ, एक वोट यहाँ पर टेस्ट वोट डाला गया जिसकी वजह से यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई, लेकिन वोटिंग मशीन में 712 ही वोट दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है, तो वो आपको अगले प्रश्न से क्लियर हो जाएगा कि मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या, की सब कुछ करवाने के बाद यानी कि उंगली पे निशान लगवाने के बाद, मतदाता रजिस्टर पर अपना अंकन करवाने के बाद, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति पर चिन्हित भी करवाने के बाद 3 मतदाता ऐसे हैं कि जिन्होंने मना कर दिया कि मुझे वोट नहीं देना है। तो जब आप 715 में से इस 3 को घटाएंगे तो जो कंट्रोल यूनिट होगी उसका जो डिस्प्ले होगा उसमें 712 ही वोट न दिखेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर 712 वोट डिस्प्ले हो रहा है किस पर, कंट्रोल यूनिट पर। इसका मतलब ये कि टोटल 712 वोट पड़े हैं, लेकिन ये भी इसका मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक परीक्षण मत पड़ा था। तो एक परीक्षण मत जब पड़ा है तो जो परीक्षण मत होता है वो वोट में काउंट नहीं होता है, उसे भी घटा दिया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 715 में से 3 गया तो बचा 712, और ये जो एक परीक्षण मत था वो भी घट जाएगा, तो टोटल 711 फाइनल वोटिंग हुई, यानी कि 711 मतदाताओं ने वोट दिया है। अब दूसरे हाथ पे आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो कि वोटर लिस्ट में 714 लोगों ने अपने आप को चिन्हित करवाया, मान लीजिए वो 714 के 14 मतदान अधिकारी द्वितीय के पास आए, उन सबका अंकन हो गया, तो यहां भी कितना हो गया, 714 हो गया। जब इन 714 ने वोट दिया तो वोटिंग मशीन का जो डिस्प्ले है, कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले है, उस पर भी 714 मतदाता दिखे, और ऐसे कोई भी मतदाता नहीं है कि जिन्होंने वोट देने से मना कर दिया, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए ये एक आइडियल सिचुएशन है कि 714 चिन्हित हुए, मतदाता रजिस्टर में 714 का अंकन हुआ,
और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर जब मतदान खत्म हुआ तो उस समय 714 वोट उस पर डिस्प्ले हुए, यानी कि टोटल 714 मतदान हुआ है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होगी पहली वाली सिचुएशन, तो उसे आप समझ लीजिए। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी यहां पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है, और द्वितीय मतदान अधिकारी यहां पर सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि मतदाता रजिस्टर का प्रभारी वो होता है। तो दोनों लोग यहां पर सिग्नेचर कर देंगे। अब इसमें अगला प्रश्न है कि निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया। तो देखिए पिछले पन्ने पे क्लियर हो चुका था कि जो कुल मतदाता थे वो 711 थे, तो उसमें कितने महिला पुरुष या थर्ड जेंडर थे वो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें पुरुष मतदाता 367 थे, महिला मतदाता 344 थे, और कुल मतदाता कितने हो गए 711। अब इसमें अगला है कि अभ्याक्षेपित चैलेंज वोट, कि अगर चैलेंज वोट की कोई सिचुएशन हुई हो, ऐसी कोई सिचुएशन आई हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हम मानते हैं कि हमारे बूथ पर जो स्वीकृत चैलेंज थे, यानी कि जिनका दावा सिद्ध हुआ था, ऐसा केस एक है, और जो अस्वीकृत हुआ यानी कि जो चैलेंज अस्वीकृत कर दिया गया, ऐसा केस एक है। तो जो चैलेंज अस्वीकृत होता है, ऐसे एजेंट जो 2 रुपए जमा करते हैं उनका जो जमानत होता है वो जब्त हो जाता है, तो ये 2 रुपए यहाँ पर जब्त में आ जाएगा। और अगर ऐसे सिचुएशन नहीं है तो आप इसे क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें 13वां प्रश्न की उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दी है। देखिए पोस्टल बैलेट और ईडीसी से भी मत होता है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे क्रॉस कर दीजिए। अगला है मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, तो अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया हो, तो अगर कोई साथी की सहायता से मत न दिया हो तो इसे क्रॉस कर दीजिए। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, अगर ऐसा कोई केस नहीं तो क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद है निविदत्त मतों की संख्या यानी कि टेंडर वोटों की संख्या, तो अगर ऐसे कोई निर्वाचक नहीं है तो आप यहाँ दोनों जगह यहाँ पर आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद इसमें 18वां प्रश्न, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण क्या है? तो अगर मतदान स्थगन न हुआ हो तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। इसमें जो 19वां प्रश्न है कि प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, ये हर 2 घंटे में जो डाले गए मत होता है उनकी जो डिटेल होती है वो पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखनी होती है, और मांगे जाने पर ये सूचना देनी भी पड़ती है। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में मान लीजिए कि 100 वोट पड़े हैं, तो आप 100 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए कि 9 बजे सुबह से 11 बजे तक के बीच में 75 वोट पड़े, तो 100 पीछे पड़ चुके थे, 75 ही हो गए, तो टोटल 175 हो गए। 11 बजे से 1 बजे के बीच में 115 वोट पड़े, तो 175 में 115 जोड़ेंगे यानी कि टोटल 290 वोट हो गए। 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक 200 वोट पड़े, तो पीछे 290 पड़ चुके हैं, 200 ये हो गया तो 490 हो गया। 3 बजे से 6 बजे तक, देखिए अब मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, तो 3 बजे से 6 बजे यानी कि बीच में 3 घंटे हैं, तो इन 3 घंटों में 222 वोट पड़े, तो 490 और 222 ये हो गया, तो यानी कि टोटल वोट 712 हो गए। यानी कि कंट्रोल यूनिट के जो डिस्प्ले पर वोट शो हो रहे हैं वो 712 है, लेकिन जो एक्चुअल वोटिंग है वो 711 है, क्योंकि एक वोट जो है वो टेस्ट वोट है। इसके बाद जो 20वें का क है कि मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, तो अगर ऐसा कुछ नहीं तो क्रॉस कर दीजिए। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, तो अगर पर्चियां बटी नहीं तो ऐसा कोई समय भी नहीं होगा, तो आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा। इसमें 21वां प्रश्न के निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, निम्नलिखित मामलों की संख्या, तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इन सबको आप क्रॉस कर लीजिएगा। इसमें 22वां प्रश्न, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? अगर विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं हुई होगी तो आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद 23वां प्रश्न, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर, तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं होगी तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और इन्हें क्रॉस कर लीजिएगा। अगर कोई अप्लाई होगा तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। लास्ट में यहाँ स्थान तिथि डाली जाएगी और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अंत में पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर एक लाइन और लिखनी होती है कि मतदान निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ, तो ये लाइन भी लिखना जरूरी होता है, इसे आप अंतिम में लिख दीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनुलग्नक 13 पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का एक प्रपत्र दिख रहा होगा। इसमें जो सबसे पहली जानकारी आपको भरनी है वो ये है कि मतदान केंद्र का क्रमांक। तो देखिए जिस दिन मतदान संग्रहण केंद्र से पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं उस दिन जो आपको नियुक्ति पत्र मिलता है उस पर आपका मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक लिखा होता है, तो वहां से आप देखकर इसे लिख लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिख देता हूं। उसके बाद इसमें जो दूसरी जानकारी आपको भरनी है वो ये है कि सीपीएफ की नियुक्ति। देखिए यहाँ पर सीपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय पुलिस बल। तो अगर आपके बूथ पर या आपके मतदान केंद्र पर सीपीएफ की नियुक्ति हुई है तो आपको हाँ पे टिक करना होगा, अन्यथा आप नहीं पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो तीसरी जानकारी आपको भरनी है वो ये है कि माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो हाँ भरना है और अगर नहीं हुई है तो आपको नहीं भरना है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति उन्हीं बूथों पर होती है जो बूथ संवेदनशील होते हैं। तो अगर माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति आपके बूथ पर हुई होगी तब आप हाँ पे टिक करिएगा, अन्यथा आपको नहीं पे टिक करना होगा। इसमें अगली जो जानकारी है वो ये है कि वीडियो कैमरे की व्यवस्था। अगर आपके बूथ पर पूरे पोल को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरे की व्यवस्था हुई है तब आप हाँ लिखेंगे, अन्यथा आपको नहीं लिखना होगा। उसके बाद जो पांचवी जानकारी आपको भरनी है वो है कुल मतदाता। देखिए जो वोटर लिस्ट आपको मिलेगी उसमें जो टोटल मतदाता होंगे, या ये भी हो सकता है कि वोटर लिस्ट के ऊपर एक अलग से पर्ची चिपकी हो जिस पर कुल मतदाताओं की सूचना महिला पुरुष के साथ में लिखी होगी। तो आपको महिला पुरुष दोनों को इंक्लूड करके जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होगी।
उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो मुझे वोटर लिस्ट मिली है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 930 है। इसके बाद जो अगली जानकारी आपको भरनी है वो है कुल डाले गए मत। तो देखिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा इस प्रपत्र के अलावा मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी भी भरी गई होगी। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी में कुल मतों का लेखा जोखा होता है, आप वहां से देखकर इसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जिस बूथ पर मैं पोल करवा रहा हूं वहां पर टोटल 715 वोट पड़े हैं, तो मैं यहाँ पर 715 लिख दूंगा। इसमें अगली जानकारी आपको डालने की डाले गए मतों का प्रतिशत। अब आपको प्रतिशत निकालना होगा, तो प्रतिशत निकालने का तरीका यही है कि जो कुल डाले गए मत हैं यानी कि 715, इसको आपको भाग देना है कुल मतदाताओं से, यानी कि जो टोटल वोटर है, जैसे कि 930 है तो 930 से इसको भाग देंगे और फिर हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। जो भी आएगा वही क्या होगा, डाले गए मतों का प्रतिशत होगा। तो जब हमने इस सम को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 76.88%। तो आप इसे निकाल लीजिएगा जो भी आपके यहाँ कंडीशन होगी। इसमें जो 8वीं इंफॉर्मेशन आपको भरनी है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या, यानी कि जो टोटल कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट के लिए आप चुनाव करवा रहे हैं, जो बैलेटिंग यूनिट है उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी आपको संख्या लिखनी है। मान लिया कि जहां मैं चुनाव करवा रहा हूं वहां पर टोटल 15 अभ्यर्थी है, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। इसमें 9वीं इंफॉर्मेशन आपको भरने की अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया, कि आपको ऐसे कैंडिडेट्स का नंबर लिखना है जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंट किया है, उन कैंडिडेट्स की संख्या आपको लिखनी है। मान लिया कि 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति आपके बूथ पे करवाई है, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। जो भी संख्या होगी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसमें जो 10वीं इंफॉर्मेशन आपको भरनी है वो ये है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेज के द्वारा मतदान किया। देखिए, एपिक वोटर आईडी कार्ड होता है, तो वोटर आईडी कार्ड के अलावा ऐसे कितने मतदाता थे जिन्होंने वहां पर मतदान किया है। तो जो मतदाता रजिस्टर 17 का होता है जिसे द्वितीय मतदान अधिकारी भरता है, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी लिखनी होती है कि किस मतदाता ने किस कार्ड के थ्रू मतदान किया है, यानी किस पहचान पत्र के थ्रू मतदान किया है। तो उससे आप देख लेंगे कि ऐसे कुल कितने मतदाता हैं जिन्होंने एपिक के अलावा जो अन्य दस्तावेज है उससे मतदान करवाया है। अब हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि एपिक के अलावा ऐसे 12 दस्तावेज होते हैं कि जिनकी सहायता से कोई वोटर मतदान कर सकता है। आइए हम आपको उन पहचान पत्रों का नाम भी बता देते हैं। जो 12 अन्य दस्तावेज हैं उनको हम क्रम से बता रहे हैं। इसमें एक होता है पासपोर्ट, दूसरा होता है ड्राइविंग लाइसेंस, अगला होता है पासबुक विद फोटोग्राफ, अगला होता है पैन कार्ड, अगला होता है सर्विस आईडी विद फोटो, अगला होता है स्मार्ट कार्ड, अगला होता है मनरेगा कार्ड, अगला होता है हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, अगला होता है पेंशन डॉक्यूमेंट्स विद फोटो। इसमें अगला होता है ऑफिशियल आईडी इश्यूड टू एमपीज, एमएलएज एंड एमएलसीज, और इसमें जो अंतिम है वो है आधार कार्ड। यानी कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा अगर ये भी दस्तावेज है तो इससे वोटर वोट दे सकता है। फिलहाल आपको मतदाता रजिस्टर 17 में ये गिन लेना है कि एपिक के अलावा ऐसे कितने वोटर हैं जिन्होंने वोटिंग के लिए अन्य कार्ड यूज किए थे। मान लीजिए कि ऐसों की संख्या यहाँ पर 400 है, तो हम यहाँ पर 400 लिख देते हैं। इसमें जो अगली इंफॉर्मेशन आपको भरनी है 11वीं इंफॉर्मेशन, क्या नकली मतदान यानी कि मॉक पोल, जिसे आप छद्म मतदान भी कहते हैं, अभिकर्ताओं के सामने किया गया। तो अगर मॉक पोल अभिकर्ताओं के सामने किया गया तो आपको हाँ पे टिक करना है, अदरवाइज आपको नहीं पे टिक करना है। इसमें अगली इंफॉर्मेशन है, क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया। देखिए, जब मॉक पोल हो जाता है तो उसके बाद जो सीयू मशीन होती है यानी कि जो कंट्रोल यूनिट मशीन होती है, उसमें जितने भी मॉक पोल यानी कि छद्म मतदान यानी कि नकली मतदान होते हैं उनकी जो रिकॉर्ड होता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है उसे क्लियर करना होता है। तो क्या ये काम हुआ था, आपको हाँ या नहीं में टिक करना है। तो मॉक पोल के बाद सारा डेटा क्लियर करना होता है, तो आपको हाँ पे टिक करना होगा। इसके बाद 13वीं इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सील बंद किया गया। देखिए, जब मॉक पोल हो जाता है तो उसके बाद सीयू मशीन को भी सील करना होता है। साथ में वीवीपैट में जो मॉक पोल की पर्चियां होती है उसे निकालकर एक काले लिफाफे में रखकर उसके बाद एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसमें डालकर उसे सील किया जाता है। एक पेपर सील मिलती है, उस पेपर सील की हेल्प से उसको सील किया जाता है। उसके बाद जब वीवीपैट के कंपार्टमेंट में से आप सारी पर्चियों को निकाल लेते हैं तो उस कंपार्टमेंट का जो ढक्कन होता है उसे भी सील करना होता है। तो ये सारे काम आपने किए हैं कि नहीं, आपको हाँ या ना यहाँ पर लिखना है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अदरवाइज ना लिखेंगे। इसमें 14वीं इंफॉर्मेशन आपको भरनी, क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17 ग दिया गया। देखिए, 17 ग या 17C मतपत्र लेखा प्रपत्र होता है। तो क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने के बाद आपने उनको 17C प्रपत्र दिया है। अगर दिया है तो हाँ लिखेंगे, अदरवाइज आप ना लिखेंगे। इसके बाद इसमें 15वीं इंफॉर्मेशन है, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे, अब देखिए इस साल जो चुनाव का खत्म होने का समय वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है 6 बजे, तो हम इसे 6 बजे कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 6 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया। देखिए, कभी कभी बूथों पर इतनी भीड़ होती है कि मतदान समाप्ति के समय यानी कि 6 बजे के बाद भी भीड़ होती है।
तो उस समय करा क्या जाता है कि जो मतदान स्थल है उसके गेट को बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें पर्चियां बांट दी जाती हैं। तो ऐसे कितने मतदाता थे जिन्हें आपने टोकन पर्ची बांटी है? 10, 20, 50 जितने भी होंगे वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा। इसके बाद जो अंतिम सूचना 16वीं सूचना आपको देनी है, क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, यानी कि कोई घटना घटित हुई? तो अगर नहीं हुई तो आपको नहीं पे टिक करना होगा, अगर हुई है तो आपको हाँ पे टिक करना होगा, और जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है या अन्य जो दस्तावेज है वहां पर भी उसका उल्लेख करना होगा। आपको स्क्रीन पर अनुलग्नक 14 जो कि छद्म मतदान से संबंधित प्रमाण पत्र है, जिसे मॉक पोल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, दिख रहा होगा। आइए समझ लेते हैं कि इसे कैसे भरा जाएगा। मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने, और इसके बाद आपको पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना होगा। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा है कि घनश्याम दास, पीठासीन अधिकारी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। आप जिस भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवा रहे हैं उसका नाम और नंबर ठीक पहले उससे आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है 385 अजगरा, अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या। आप जिस भी मतदान केंद्र पर पोल करवा रहे हैं उस मतदान केंद्र का नंबर आपको लिखना होगा। अब देखिए, मतदान केंद्र का नाम और संख्या किस टाइप से लिखा होता है, जैसे 15 प्राथमिक पाठशाला और फिर उस ग्राम सभा का नाम होगा, तो उसका जो संख्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। में के अधीन, तो के अधीन से पहले आपको निर्वाचन आयोग लिखना होगा कि निर्वाचन आयोग के अधीन। उसके बाद आपको डैश डैश लगाना है। विधानसभा खंड के बाद भी आपको डैश डैश लगाना है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होगा तब आपको विधानसभा खंड का नाम और उसका नंबर दिया जाता है, तब आपको वो यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है इसलिए आपको यहाँ पर डैश डैश करके छोड़ देना होगा। ने आज दिनांक, फिर जिस भी डेट पे चुनाव हो रहा है उसका डेट, मंथ, ईयर आपको लिखना होगा। बजे, तो देखिए सुबह 6 बजे छद्म मतदान होता है, यानी कि मॉक पोल होता है, तो आपको यहाँ पर 6 बजे छद्म मतदान का संचालन किया। उसके बाद सीयू की क्रम संख्या, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसके पीछे उसका नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है CU 012546। इसी टाइप से BU यानी कि बैलेट यूनिट का जो नंबर होगा वो ठीक उसके सामने आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है BU 546437। इसके बाद है वीवीपैट की क्रम संख्या। देखिए, वीवीपैट के पीछे वीवीपैट की क्रम संख्या लिखी होती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है VV 0768956। तो जो भी नंबर आपके CU, BU और वीवीपैट में होगा वही एग्जैक्टली आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसमें आगे लिखा है कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के दिए गए वोटों की कुल संख्या। तो देखिए, जो मॉक पोल होता है उसकी मिनिमम संख्या 50 होनी चाहिए। आप 50 से ज़्यादा भी करवा सकते हैं। तो जितनी संख्या में आपने मॉक पोल करवाया है उसकी टोटल संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 50 और उसके बाद लिखा है। इसके बाद लिखा है कि यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी ऑब्लिक नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। अब देखिए, इस प्रपत्र में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है, यानी कि कितने पोलिंग एजेंट ने कितना मॉक पोल किया उसका विवरण आपको देना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या 1 के सामने आप पहले वाले जो पोलिंग एजेंट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में उसने जो टोटल मतदान किया है, यानी कि जो टोटल मॉक पोल किया है उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आप 2 भी करवा सकते हैं, आप 4 भी करवा सकते हैं। आप एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो कितना कितना वोट डालेंगे कि टोटल जो मॉक पोल की संख्या होगी वो 50 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक पोल करवाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला पोलिंग एजेंट है उससे हमने 4 मॉक पोल करवाए, यानी कि 4 छद्म मतदान करवाए। इसके बाद इसमें जो अगला कॉलम है वो ये है कि CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। तो जब आप 4 पोल करवाएंगे तो कंट्रोल यूनिट में भी जो टोटल पोल है वो 4 दिखाई देगा। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है कि गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। देखिए, जब भी EVM मशीन से पोल करवाया जाता है, जब बैलेट यूनिट में मतदाता बैलेट बटन को दबाता है तो उसी समय वीवीपैट पर एक स्लिप जनरेट होती है, तो उस स्लिप की संख्या भी लिखनी है। तो अगर पहले वाले एजेंट ने 4 वोट दिए हैं तो वो जो स्लिप की संख्या होगी वो भी 4 दिखाई देगी। इसमें अगला कॉलम है कि डाले गए वोट दिखाया गया परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई है कि गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, कि जितने भी वोट डाले गए उसकी जो संख्या है वो प्रिंटेड पेपर से मैच हो रही कि नहीं वो आपको हाँ या ना में लिखना है। तो ऑब्वियस है कि अगर पहले वाले एजेंट ने 4 बार पोल किया है तो वो जो प्रिंटेड पेपर की संख्या होगी वो भी 4 होगी, तो आपको यहाँ पर हाँ लिख देना होगा। इसी तरह से आपको दूसरे अभ्यर्थी, तीसरे अभ्यर्थी, चौथे अभ्यर्थी सबने जितना जितना मतदान किया है उसकी संख्या आपको उसके सामने लिखनी होगी। इसके बाद सबसे लास्ट में नोटा का भी ऑप्शन होगा। तो नोटा में भी आपको उतने ही मतदान करवाने होंगे, या आप मतदान की संख्या को एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपकी जो टोटल पोल संख्या है वो 50 हो जाए।
उसके बाद आपको लास्ट वाली रो में जो टोटल काउंट ऑफ पोल है वो आपको लिखना होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर केवल 3 ही डिटेल लिखी हुई है। तो जब आप भरेंगे तो वहां पर जो टोटल एजेंट थे सबकी डिटेल आपको भरनी होगी और लास्ट में आपको टोटल करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कुल योग 50 आना चाहिए, आपका 50 से ज्यादा भी आ सकता है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए हैं और टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में 0 देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। देखिए, छद्म मतदान के बाद क्या होता है कि जितने भी मॉक पोल से संबंधित जो पर्चियां हैं जो वीवीपैट के कंपार्टमेंट में होती है उसे निकालकर एक ब्लैक कलर के लिफाफे में सील करना होता है और कंट्रोल यूनिट का जो क्लियर बटन होता है उससे क्लियर करके जो मॉक पोल की संख्या होती है उसे 0 करना होता है। तो ये भी आपको कमिट करना होगा कि ये काम आपने कर लिया है। इसमें जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित हैं उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं जिनकी उपस्थिति में मॉक पोल हुआ और जिन्होंने मॉक पोल किया आपने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं, ये भी आपको कमिट करना होगा। इसमें जो 6वां पॉइंट है वो ये है कि वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाई गई मतदान के दिनांक व समय, यानी कि जब वास्तविक मतदान होगा, जब आप ईवीएम मशीन को सील कर लेंगे और वास्तविक मतदान शुरू करेंगे तो उस समय कंट्रोल यूनिट में जो भी दिनांक दिखेगा, जो भी टाइम दिखेगा, वो आपको यहाँ नीचे मेंशन करना होगा। इसके बाद जिन मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल हुआ है और जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले वाला जो कॉलम है वो है क्रम संख्या, तो आप इसमें 1 2 3 4 डाल दीजिएगा। फिर मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट का नाम भरना है, तो आप पहले एजेंट का नाम भरिए। वो किस दल से संबंधित है, यानी कि उसका जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी का है, वो पार्टी का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लिखना होगा अगले कॉलम में, जहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, और सबसे लास्ट में मतदान अभिकर्ता के आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे। तो जितने भी एजेंट थे उन सबकी डिटेल और उन सबके जो सिग्नेचर है वो आपको इस टेबल में भरना होगा। अब देखिए, इसमें एक अथवा करके या और करके एक कंडीशन लिखी हुई है कि बाय द वे जब आप मॉक पोल करवा रहे थे तो उस समय कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं था, तो उसकी एक समय सीमा होती है कि आप 15 मिनट इंतजार करेंगे और अगर कोई एजेंट नहीं आता है तो जो आपकी टीम है, जो आपकी पोलिंग पार्टी है, वो आपस में मिलकर मॉक पोल करवाती है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं होगी, यानी कि पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, जब आप उनके हस्ताक्षर नहीं करवा पाएंगे, तब आपको ये नीचे वाला भरना है कि छद्म मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह्न 6:30 बजे छद्म मतदान का संचालन किया। देखिए, अगर एक पोलिंग एजेंट उपस्थित होगा या कोई नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको ये नीचे भरना होगा और जिस भी टाइम पर आप मॉक पोल करवा रहे हैं वो टाइम आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 6:30 बजे लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे लास्ट में कि माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र में नियुक्त हो, कि अगर आपके मतदान केंद्र में कोई माइक्रो प्रेक्षक होगा तो उसके आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे, दिनांक लिखना होगा, समय लिखना होगा और दाहिने साइड में सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी अपने नाम और हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए, स्क्रीन पर जो आपको अनुलग्नक दिख रहा है वो है 15 और यह है नियम 49 डॉ क के तहत घोषणा। ये घोषणा पत्र तब भरवाना होता है यदि कोई मतदाता मत देने के बाद आकर ये कहता है कि मैंने वोट एक्स को दिया था लेकिन वीवीपैट पे पर्ची किसी और की यानी कि वाई की दिख रही है, तो उस केस में वो टेस्ट वोट यानी कि परीक्षण वोट देने के लिए कहता है, तब मतदाता से ये घोषणा पत्र भरवाना होता है। तो इसमें सबसे पहले आप विधानसभा यहाँ पर लिख देंगे, जहां पर लिखा है साधारण ऑब्लिक उप निर्वाचन लिखा है तो यहाँ पर आप विधानसभा लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है संसदीय ऑब्लिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम, तो अगर आप चाहें तो संसदीय काट के यहाँ पर विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आप मतदान केंद्र का नाम और उसकी संख्या लिख दीजिए। अब आपको ये पूरी घोषणा के अंतर्गत सजा का जो प्राविधान है, जो दंड का प्राविधान है, वो पूरा आपको पढ़वा लेना है। उसके बाद जो मतदाता टेस्ट वोट डालना चाहता है उसके सिग्नेचर आप करवाएंगे, उसका नाम लिखवाएंगे, उसके पिता का नाम लिखवाएंगे, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर उक्त भाग में निर्वाचन का जो क्रमांक है, जो वोटर लिस्ट में उसका नंबर है, वो आपको लिखवाना है। फिर आपको निर्वाचक रजिस्टर के क्रमांक फॉर्म 17 का जो मतदाता रजिस्टर होता है उसमें जो उसका क्रमांक है वो आप यहाँ पर लिखवाएंगे और लास्ट में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर तिथि डाली जाएगी। अब देखिए, जो अगला प्रपत्र है वो है अनुलग्नक 16। ये एएसडी के केस में भरा जाता है, यानी कि अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत की जो सूची होती है, अगर उसमें किसी मतदाता का नाम है लेकिन वो अगर वोट देने के लिए आता है और वो ये कहता है एएसडी लिस्ट में जो मतदाता है जो स्थानांतरित, अनुपस्थित या मृत है, मैं वही व्यक्ति हूं, तो उस केस में ये घोषणा पत्र भरवाना होता है और उसके बाद उसका मतदान करवाया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा कि मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं, अप्लाई करती हूं कि मैं वही व्यक्ति महिला हूं जिसका नाम, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर आप उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम लिख दीजिएगा जहां का वो मतदाता है,
कि मौजूद तैयार संशोधित निर्वाचक नामावली की सूची वर्ष 2022 के जनवरी माह की प्रथम अहरक तिथि 2022 के भाग क्रमांक ये बूथ संख्या हो जाएगा में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत निर्वाचन अपराध है। और उसके बाद आप मतदाता का यहाँ पर अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर करवाएंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर बूथ का नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर मतदान की तिथि डाली जाएगी। इसके बाद जो इसमें अंतिम प्रारूप है वो है अनुलग्नक 17 मतदान अभिकर्ता ऑब्लिक स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट, यानी कि ये पोलिंग एजेंट की गतिविधि का शीट होता है। इसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्रमांक व नाम। तो यहाँ पर आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम डालना होगा, वो किस राजनीतिक दल का है वो दल आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो एजेंट आपने बनाया है उस एजेंट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर प्रवेश का समय, वो सुबह कितने बजे आता है वो समय यहाँ पर डालना है। यहाँ पर उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। शाम को कितने बजे या दोपहर में कितने बजे चले जाता है वो समय आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर पुनः आपको उस एजेंट का हस्ताक्षर करवाना है। इसी तरह से दूसरे एजेंट के डिटेल भी आप इसी तरह से भरेंगे। लास्ट में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो सारे प्रारूप, जो सारे अनुलग्नक हैं जो आपको भरना बताया गया होगा वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इन प्रारूपों को भरना समझ सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।